होती है, ये सजीव होते हैं, इनमें वृद्धि की प्रक्रिया चलती रहती है। जबकि अजीव संसाधन वातावरण में पाए जाने वाले सभी निर्जीव पदार्थ जैसे खनिज हो गया, चट्टान हो गया, मिट्टी हो गया, नदियां हो गई, पर्वत हो गया, ये सब के सब अजैविक संसाधन है। इनमें वृद्धि नहीं होती है, इनके उपयोग से इनका भंडार धीरे 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 ही सही समाप्त के कगार पर जाता है, तो इससे बचाना जरूरी है। आगे देखिए, संसाधन निर्माण में तकनीक की क्या भूमिका होती है। संसाधन के निर्माण में देखिए, आज के वैज्ञानिक युग में तकनीक का बहुत बड़ा महत्व है। तकनीक के बल पर प्राकृतिक संसाधनों की कमी होने पर भी कई देश विकसित देशों की पंक्ति में खड़ा हो सकता है। उदाहरण के लिए जापान को लिया जा सकता है। प्राकृतिक संसाधनों की कमी के बावजूद देश अपने तकनीक और विवेक के आधार पर स्वयं को विकसित देशों की श्रेणी में रखा है। इससे संसाधन निर्माण में तकनीक की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। अगर तकनीक नहीं होती तो बताइए, पेट्रोलियम से पेट्रोल, डीजल, किरासन तेल निकल पाता? नहीं निकल पाता। तो डायरेक्ट हर जगह पेट्रोलियम इस्तेमाल करते हैं तो आधा चीज़ें बेकार जाती। इसका मतलब ये हुआ कि तकनीक संसाधनों के सदुपयोग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऊर्जा संसाधन के संरक्षण के उपाय बताइए। अभी बताएं कि देखिए, ऊर्जा संसाधन के संरक्षण के, इसको हम लोग ऊर्जा संकट क्या है ये भी यहां से समझते चलें। ऊर्जा संकट क्या है, बात दोनों समझते चलेंगे। देखिए, ऊर्जा संकट क्या, पहले समझिए। ऊर्जा संसाधनों के संरक्षण क्या, पहले ऊर्जा संकट समझिए। यानी आज मानव अपने भौतिक सुख सुविधा के लिए जिन संसाधनों का इस्तेमाल कर रहा है उसका भंडार सीमित है, वो एक न एक दिन समाप्त हो जाने वाला है। ऐसी परिस्थिति में जो आपके पास गाड़ी है, जो आपके पास वाहन है, ये सब मशीन है, ये धरा का धरा रह जाएगा। इसका इस्तेमाल संभव नहीं हो पाएगा, ये शोकेस में बना करके रखने लायक हो जाएगा। तो इस अवस्था को हम लोग क्या कहते हैं, ऊर्जा संकट कहते हैं। तो ऊर्जा संरक्षण यानी संरक्षण क्या है, ऊर्जा का विवेकपूर्ण तरीका से उपयोग। जैसे हम लोग पेट्रोल, डीजल, किरासन तेल, कोयला आदि का इस्तेमाल न करके जल विद्युत ऊर्जा का इस्तेमाल करें, पवन विद्युत ऊर्जा का इस्तेमाल करें, सोलर लैंप का इस्तेमाल करें, तो इसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, इसके माध्यम से हम अपने ऊर्जा को सुरक्षित रख सकते हैं। ठीक है, यानी हमें परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों पर निर्भर न रह करके किस पर निर्भर रहना चाहिए, गैर परंपरागत स्रोत जिसके भंडार अक्षय हैं, जो कभी समाप्त होने वाले नहीं हैं, जो कभी समाप्त होने वाले नहीं हैं। आगे देखिए, इसको बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। अभी बताया कि इसको बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत का अधिक प्रयोग करना चाहिए, परंपरागत ऊर्जा के स्रोत के भंडार से बचना चाहिए। आगे क्या है, अनावश्यक उपयोग को कम कर देना चाहिए, मतलब सुबह शाम टहलने के लिए बाइक का इस्तेमाल ये सब नहीं होना चाहिए। सार्वजनिक परिवहन का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। खान से कोयला और पेट्रोलियम निकालने के लिए तकनीक को विकसित करना चाहिए, जिससे कि खनन में ईंधन ज़्यादा से ज़्यादा नष्ट ना हो सके और सुरक्षित वो बाहर निकल सके। जहाँ तक संभव हो बिजली बचाने का प्रयास करें। ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा का संरक्षण है, ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा का संरक्षण है, ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा का संरक्षण है। अब देखिए, भारत में विभिन्न प्रकार के वन क्यों पाए जाते हैं, उनके नाम लिखे, किसी एक का वर्णन करें। देखिए, भारत में धरातलीय स्वरूप में अंतर है, मिट्टी में अंतर है, जलवायु की विविधता होने के कारण यहाँ विभिन्न प्रकार के वन पाए जाते हैं। भारतीय वनों को विभिन्नता के दृष्टिकोण से मूल रूप से 5 वर्गों में बांटा जाता है। कितने वर्गों में, 5 वर्गों में बांटा जाता है। पहला हो जाता है उष्णकटिबंधीय चिरहरित वन, या इसे सदाबहार वन के नाम से भी जाना जाता है। उष्णकटिबंधीय चिरहरित यानी ऐसा उष्णकटिबंधीय वन जहाँ सालों भर हरी भरी रहती है। चिरहरित, चिर मीन्स हमेशा, हरित माने हरा भरा रहने वाला। चिर हरित वन, जहाँ हमेशा हरा भरा रहता हो, कभी पतझड़ नहीं आता हो, ऐसे वन को सदाबहार वन, क्योंकि सालों भर हरियाली, तो सदाबहार वन के नाम से भी
जाना जाता है। दूसरा हो जाता है उष्णकटिबंधीय, ध्यान दीजिएगा, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। कौन? पर्णपाती वन। पर्णपाती का मतलब क्या होता है? पर्ण का मतलब होता है पत्ती, और पाती मीन्स गिरना, यानी जिस वन में पर्णपतित होता है, पत्ती गिरते हैं, ऐसे वन को पतझड़ वन के नाम से भी जाना जाता है। यानी वह वन संपदा जहाँ पर ऐसे वृक्ष पाए जाते हैं जो सालों भर हरी भरी नहीं होते हैं, बल्कि एक निश्चित मौसम में इनके वृक्षों की पत्तियां झड़कर नीचे गिर जाती है, ऐसे वनों को हम पर्णपाती वन या पतझड़ वन के नाम से जानते हैं। अब आगे है शीतोष्ण पर्वतीय वन या कोणधारी वन। देखिए शीतोष्ण, जहाँ शीत की मात्रा ज्यादा हो, ठंडा ज्यादा गिरता हो, बर्फबारी होता हो, तो ऐसे वन को शीतोष्ण कटिबंधीय पर्वतीय वन कहा जाता है। अब इन पर्वतों पर जब बर्फ गिरता है तो इनकी पत्तियां इस प्रकार से होती है, पतला पतला इस प्रकार से होती है, मोटा चौड़ा चौड़ा इस प्रकार से होती है कि बर्फ गिर करके छलक करके कहाँ जाता है? नीचे आ जाता है। तो ऐसे वन को हम क्या? कोणधारी वन के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद एक होता है डेल्टाई वन या ज्वारीय वन। देखिए ज्वार कहाँ आता है? समुद्र के किनारे। कहाँ आता है? समुद्र के किनारे। समुद्र के किनारे ज्वार आता है, तो ज्वार के समय में ये धक्का लगता है, तो इस क्षेत्रों में जो जंगल पाए जाते हैं ये वन डेल्टाई वन, या डेल्टा क्यों कहा जाता है? क्योंकि नदी जहाँ मुहाने पर बनाती है वहाँ जो जंगल होता है उसका डेल्टा वन कहा जाता है। चूंकि ये भी समुद्र के किनारे होगा इसलिए इसको डेल्टाई वन या ज्वारीय वन के नाम से जाना जाता है। यह मिट्टी के कटाव को रोकने में बड़ा मदद करता है ना। इसके अंतर्गत बांस उस आते हैं, बांस सुंदरी वृक्ष, जो गंगा का मुहाने पर क्या है? सुंदरी वृक्षों की एक वन है जिसे सुंदरबन डेल्टा प्रदेश के नाम से जाना जाता है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाने वाली गंगा ही है जिस पर एक वन पाया जाता है, सुंदर वन। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। लास्ट है इसका 5वां, मरुस्थलीय वन या कटीले वन। वो वन जहाँ वर्षा कम होती है, जहाँ पर पानी की कमी होती है, ऐसे वनों में मरुस्थलीय वन के नाम से जाना जाता है। मरुस्थलीय वनों में एक चीज होती है क्या? कि इनकी पत्तियां छोटी छोटी होती हैं, क्योंकि वाष्पसर्जन की क्रिया कम हो, और इन पत्तियों पर कांट होती है, इनके तनों में ज़्यादा मात्रा में कांट होती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वाष्पसर्जन न हो, तो उसे जल की आवश्यकता कम पड़ती है। साथ ही मतलब इसमें कांटे ज़्यादा अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। अब आगे है वन्य जीवों के ह्रास के 4 प्रमुख कारणों का उल्लेख करें। देखिए वन और वन्य जीवों में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित करते हैं, लेकिन वन्य जीवों के ह्रास का पहला कारण क्या है? वन प्रदेशों के कटने के कारण वन्य जीव के आवास की कमी होती जा रही है। वन्य जीवों का लगातार शिकार कर रहे हैं लोग। कृषि में अनेक रसायनों का प्रयोग ने भी कई प्राणियों के जीवन अस्तित्व को ही खतरे में डाल दिया है, और प्रदूषण के कारण भी वन और वन प्राणियों का ह्रास होता जा रहा है। और सबसे बड़का चीज जनसंख्या में वृद्धि है। जनसंख्या में वृद्धि के कारण हम आवास की समस्या के लिए, भोजन की समस्या के समाधान के लिए वृक्षों को काटकर और समतल भूमि बनाते जा रहे हैं, ताकि घर बनाया जा सके, उद्योग लगाया जा सके और खेती बाड़ी का कार्य किया जा सके, जिससे वनों की कटाई होती जा रही है। अतः जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि भी वन जीवों के विनाश का मूल कारण हो सकते हैं। अब धीरे देखिए, निम्नलिखित से संबंधित एक एक खनिज का नाम लिखें। यानी बाबा बुधन की पहाड़ी, बाबा बुधन के पहाड़ी से कौन खनिज मिलता है? तो देखिए बाबा बुधन के पहाड़ी जो है वो लौह खनिज के लिए अधिक उपयोगी है। बाबा बुधन का पहाड़ी लौह खनिज के लिए उपयोगी होता है, जबकि बगरू पहाड़ी किसके लिए होता है? बक्साइट के लिए। बगरू पहाड़ी किसके लिए? बक्साइट के लिए उपयोगी होता है। कोलार जो है कर्नाटक में सोना के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। ढाली रजहरा की खान लौह के लिए जरूरी है। घाटशिला
ये झारखंड में है जहाँ तांबा का उत्पादन होता है। बैलाडीला, देखिए बैलाडीला क्या है, बैल का जो कुब्बड़ देखे है ना, इस कुब्बड़ की तरह इसका क्या है, इस कुब्बड़ की तरह इसका कुब्बड़ की तरह कुब्बड़ की तरह इसमें क्या बना हुआ है, कुब्बड़ की तरह ये दिखाई देता है, इसलिए इसको बैलाडीला, बैल का डीला कहा जाता है। यहाँ पर लॉस की प्राप्ति होती है। कोडरमा, कोडरमा जो है वो कहाँ पर है, कोडरमा ये भी झारखंड में ही पाया जाता है। घाटशिला भी झारखंड में, शायद झारखंडे बोले होंगे। कोडरमा अबरक की खेती के लिए, अबरक के उत्पादन में अग्रणी स्थान है। एक समय था कि भारत अबरक के उत्पादन में विश्व में एकमात्र इकलौता देश था। अबरक भारत के अतिरिक्त और किसी जगह पर नहीं उत्पादित होती थी। तो ये क्वेश्चन आता है कि अबरक की मांग पहले अधिक थी, अब कम है, क्यों? तो भारत अबरक के उत्पादन में अग्रणी राज्य है, अकेला इकलौता राज्य है। और अबरक एक ऐसा पदार्थ है जो विद्युत का कुचालक और ऊष्मा का सुचालक होता है। ऐसे में इसका इस्तेमाल वैद्युत यंत्रों के निर्माण में होता है, इसलिए इसकी मांग अधिक थी। लेकिन आजकल कृत्रिम अबरक का निर्माण होने लगा है, जिसके कारण इसकी मांग दिन प्रतिदिन विदेशों में कम होती जा रही है। अगला रियासी क्षेत्र, ये भी तांबा के लिए प्रसिद्ध है। लौह के नाम लिखे, देखिए लौह ऐसा एक्स जिससे लोहा की प्राप्ति होती है, जैसे हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट और अंडेराइट, ये सब के सब लोहा के प्रमुख अयस्क हैं। ये केमिस्ट्री में भी पूछ देता है, लोहा का प्रमुख अयस्क हेमेटाइट और मैग्नेटाइट ऑप्शन में रहता है। अबरक का उपयोग, देखिए अबरक बताएं, अबरक विद्युत रोधी खनिज पदार्थ है जो ऊष्मा का सुचालक और विद्युत का कुचालक होता है। ऐसे में इसका इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण निर्माण में, खास करके सबसे ज़्यादा इसका इस्तेमाल विद्युत इस्त्री बनाने में किया जाता है। इसके अतिरिक्त इसका अबीर गुलाल में चमकने वाला देखे होंगे, आयुर्वेदिक दवा के निर्माण में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब आगे है लोहे के प्रमुख उत्पादक राज्यों के नाम लिखे। देखिए लोहा जो है एक आधारभूत उद्योग के अंतर्गत आता है। बिना इसके उत्पादन के किसी देश का आर्थिक विकास संभव नहीं, क्योंकि औद्योगिक विकास नहीं हो पाएगी, आवास की समस्या खत्म नहीं होगी। तो लौह उत्पादक प्रमुख राज्य कौन है? कर्नाटक, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, अब ये गलत है, गोवा लिखना है, गोवा, झारखंड आदि। कोयला के 4 प्रकारों के नाम लिखे। देखिए कोयला 4 प्रकार का होता है। सबसे अच्छा कोयला एंथ्रासाइट माना जाता है, दूसरा बिटुमिनस, तीसरा लिग्नाइट और चौथा पीट। पीट जो है वो धू करके लकड़ी की तरह जलता है, इसमें धुआं अधिक निकलता है क्योंकि इसमें कार्बन की मात्रा काफ़ी कम होती है, इसलिए इसे घटिया कोयला कहा जाता है। एंथ्रासाइट सबसे उच्च कोटि का कोयला है जिसमें कार्बन की मात्रा अधिक होती है। अब एक और चीज़ है, एंथ्रासाइट में कार्बन की मात्रा अधिक होती है, लेकिन बिटुमिनस को सर्वोत्तम कोयला माना जाता है। क्यों बताइए? अमृत है, मिले नहीं, तो समृद्ध की क्या प्रयोजन है? मतलब ये हुआ कि एंथ्रासाइट उच्च कोटि का कोयला है, इसका भंडार सीमित है और ये ज़्यादा हमें उपलब्ध नहीं हो पाता है। कौन उपलब्ध होता है? बिटुमिनस ज़्यादा उपलब्ध होता है और इसी का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, इसलिए हमारे लिए बिटुमिनस सर्वोत्तम कोयला के रूप में होता है, माना जाता है। गोंडवाना क्षेत्र के कोयला मुख्यतः किन क्षेत्रों में पाया जाता है? देखिए इस समूह में 96% कोयले का भंडार शामिल है जो हमारे देश में मिला है। इसका निर्माण लगभग 20 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था। यह मुख्यतः 4 नदी घाटियों में पाया जाता है, डीवीसी दामोदर घाटी में, और एक क्या सोन घाटी, महानदी घाटी और वर्धा गोदावरी घाटियों में अधिक मात्रा में पाया जाता है। आगे फिर है क्वेश्चन नंबर कौन? अगला 27 के बाद शायद अगला 28 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन है। 30 इसका मतलब अगला 28 क्वेश्चन, 29 था, अच्छा 29 था। कर है लौह और लौह खनिज में क्या अंतर है? देखिए लौह खनिज क्या होता है? ऐसा खनिज जिसमें लोहा अंश रूप में पाया जाता है लौह खनिज के नाम से, जिसमें
मैग्नीज आता है, क्रोमाइट आता है, पाइराइट आता है, टंगस्टन, निकेल और कोबाल्ट लौह खनिज के अंतर्गत आते हैं। इसका उपयोग विभिन्न प्रकार के इस्पात बनाने में किया जाता है। अब अलौह खनिज, इसमें लोहा का अंश नहीं पाया जाता है सीधा, जैसे सोना, चांदी, तांबा, जस्ता, अबरक, बक्साइट, टीन, मैग्नीशियम आदि। इसका उपयोग जेवर बनाने में, सिक्के बनाने में, बर्तन, बक्सा, तार आदि बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। छोटा नागपुर खनिज पेटी का महत्व क्या है? देखिए, यह खनिज पेटी मुख्यतः नीस और ग्रेनाइट सेलों से युक्त होकर बना है। यह देश का सबसे समृद्ध क्षेत्र है। यहाँ कोयला, अबरक, लोहा, एस्क, यूरेनियम आदि मिलता है। इस पेटी के अंतर्गत झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल शामिल होता है। इसके अंतर्गत पश्चिम बंगाल आदि शामिल होता है। आगे फिर है, बक्साइट किस तरह का उपयोगी खनिज है? इसकी प्राप्ति किन चट्टानों से होती है? देखिए, झारखंड के किन किन जिलों में इसकी प्राप्ति है? देखिए, बक्साइट एल्युमिनियम का प्रमुख खनिज है, इसलिए पूछता है एल्युमिनियम का प्रमुख एस कौन है? बक्साइट। या बक्साइट किसका एस है? एल्युमिनियम का, जिसका उपयोग वायुयान बनाने में, क्यों? क्योंकि हल्का होता है। बिजली का तार बनाने में, बर्तन बनाने में, क्योंकि ज़्यादा इसमें जंग नहीं लगता है। और इसका उपयोग सीमेंट बनाने में, खनिज तेल साफ करने में किया जाता है। बक्साइट की प्राप्ति लेटेराइट चट्टान से, किस चट्टानों में? लेटेराइट चट्टानों में। बक्साइट का बड़ा भंडार कहाँ पाया जाता है? झारखंड के पलामू, लोहरदगा जिलों में पाया जाता है, जहाँ से निकाल कर रेल मार्गों द्वारा मूरी पहुँचाया जाता है। यहाँ खाने विकसित है। भारत बक्साइट का निर्माण निर्यात जापान को, ब्रिटेन को, जर्मनी को करता है। आगे है, भारत में कोयले का उत्खनन कब प्रारंभ हुआ था? भारत में कोयले का उत्खनन 1774 में ही प्रारंभ हो गया था। सोचिए आज से कितना, 400 लगभग 350 साल पहले। परंतु व्यावसायिक स्तर पर उत्पादन कब चालू हुआ? 1839 ईस्वी से हो रहा है। स्वतंत्रता के बाद कोयले का उत्पादन में काफ़ी वृद्धि हुई है। अभी भारत का स्थान विश्व में कोयले के उत्पादन में 8वां है। और भारत के पास कोयला संकट की भी समस्या धीरे धीरे मंडराती जा रही है, क्योंकि ज़्यादातर बिजली का उत्पादन यहाँ कोयले से ही होता है। आगे है, एल्युमिनियम के उपयोग अभी बताएं, वायुयान के निर्माण में, विद्युत उपकरण में, घर के साथ सज्जा सामान बनाने में, बर्तन बनाने में, सफ़ेद मोम, रासायनिक वस्तुएं बनाने में, सफ़ेद मोम नहीं होना चाहिए, कुछ होगा गलत, रासायनिक वस्तुएं बनाने में होता है। भारत के किन भागों में नदी डेल्टा का विकास हुआ है? यहाँ का मृदा की विशेषता क्या? देखिए, भारत के पूर्वी तटीय भागों में नदी डेल्टा का विकास हुआ है। तटीय मैदान स्थित महानदी गोदावरी करती है, कृष्णा, कावेरी नदियाँ निर्मित डेल्टा जलोढ़ मिट्टी के क्षेत्र हैं। यहाँ की मृदा बालू, सिल्ट और मृत्तिका के विभिन्न अनुपात से निर्मित होती है। इसका रंग धुंधला से लेकर लालिमा लिए हुए भूरे रंग का होता है। ये उपजाऊ की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। ये उपजाऊ की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। इस सेशन को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और इसी तरह का वीडियो सारा हम सोशल साइंस का बना देंगे, जिसे देखकर आप लाभ उठाइए ज़्यादा से ज़्यादा और नंबर लाइए।